अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अपोजिशन एक ऐसे वक्त में मुतहर्रिक हो गई है जब सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में तनाव की खबरें सामने आई। एक अहम ओहदे पर तैनाती का मामला 13 दिनों से लटका हुआ है, मगर हुकूमत का दावा है कि तमाम मामला तय पा चुके हैं, सब कुछ ठीक है, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात मामूल के मुताबिक हैं और इसी हफ्ते तैनाती का मामला भी हल हो जाएगा। मगर सवाल ये उठ रहा है कि क्या सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ हक़ाइक़ के मुताबिक है और क्या इस तनाव के बाद आइंदा सिविल मिलिट्री ताल्लुकात एक पेज पर रहेंगे। और ऐसे वक्त में अपोजिशन जमातें भी सफारा हो गई हैं और महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी अलग से एहतजाज की कॉल दे चुकी है और पीडीएम अलग से मुल्कगीर एहतजाज, रैलियों और जल्द से जुलूसों का शेड्यूल दे चुकी है, जिसका सिलसिला कल यानी 20 अक्टूबर से शुरू होगा। इस हवाले से शहबाज शरीफ की सदारत में नून लीग का अहम इजलास हुआ, जिसमें यह फैसला किया गया कि नून लीग अपना पहला एहतजाजी मुजाहरा रावलपिंडी में करेगी। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने आज महंगाई के हवाले से ट्वीट किया कि जिस मुल्क में अवाम फाकों से मर रहे हों, वालिदैन महंगाई से तंग आकर बच्चों को जहर पिलाकर खुदकुशियां कर रहे हों, इस मुल्क का हुक्मरान उस रियासत मदीना की बात कर रहा है जिसका खलीफा कंधों पर बोरियां उठाकर गरीबों के घरों पर दस्तक देता था। क्या कोई शख्स ऐसा बेहिस, गूंगा, बहरा और अंधा भी हो सकता है? मरियम नवाज ने मज़ीद लिखा कि हेलीकॉप्टर से एक दरबार से दूसरे दरबार तक सरकारी खर्च पर सफर करने वाले को क्या खबर कि पाकिस्तान की आवाम पर क्या क़यामत गुजर रही है। लेकिन इस सोच के लिए भी दिल में दर्द होना चाहिए, बुग़्ज़ नहीं। और फिर वज़ीर आज़म ने भी आज रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस के मौके पर अपोजिशन पर तनकीद की। मैं जब तक जिंदा हूँ इस मुल्क में इंसाफ और कानून की बालादस्ती की जंग में लड़ूंगा, रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ता रहूंगा। इंग्लैंड के अंदर अगर कतरी खत आ जाता तो उसी वक्त केस रुकना था और उसे जेल में डाल देना था। फिर जी क्लिबरी फॉन्ट आ गई, वो क्लिबरी फॉन्ट 2007 में आती है, वो 2006 में कॉन्ट्रैक्ट दिखा देते हैं, अभी वो फॉन्ट आई नहीं होती, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये ओथ के ऊपर झूठ बोला जा रहा है। जो लोग अपने आप को इस मुल्क में कानून से ऊपर समझते हैं, वो समझते हैं कि वो जो मर्जी जुर्म करें, जब तक हम उनको कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, आप कभी भी ये ना सोचें कि नीचे सरकारी नौकर पटवारी और ये पैसे नहीं लेंगे। का सियासी दर्जा हरारत गर्म होने जा रहा है, मगर अहम बात यह है कि हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर अवामी एतमाद में भी मुसलसल कमी आ रही है। पल्स कंसल्टेंट की सहमाई सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मुआशी पॉलिसियों पर भरोसा न करने वालों की तादाद में जुलाई 2021 के मुकाबले में इजाफा देखा गया है। 4 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के दरमियान किए जाने वाले सर्वे के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआशी बहरान से निकलने के दावों पर एतबार न करने वालों की तादाद जुलाई 2021 में 38% थी, जो अब बढ़कर 57% हो गई है। जुलाई 2021 के सर्वे में वज़ीर आज़म के बयान पर 17% ने भरोसा किया था, जबकि वज़ीर आज़म के बयान पर भरोसा करने वालों की तादाद सिर्फ 7% रह गई है। सर्वे के मुताबिक रवां साल जुलाई में हुकूमत की मुआशी सिमत दुरुस्त ना समझने वालों की शरह 56% थी, जिसमें मौजूदा सर्वे में 19% का इजाफा हो गया है और ये 75% पर पहुंच चुकी है। इसी तरह रवां साल जुलाई में हुकूमत की मुआशी सिमत को दुरुस्त समझने वालों की शरह 43% थी, जो अब कम होकर सिर्फ 24% रह गई है। मौजूदा सर्वे में मुआशी सिमत को गलत कहने वालों की सबसे ज्यादा शरह पंजाब में 79% नजर आई, सिंध में 73%, खैबर पख्तूनख्वा में 67%, जबकि बलोचिस्तान में 59% ने हुकूमती मुआशी सिमत को गलत कहा। इसी तरह जुलाई के सर्वे में 92% पाकिस्तानियों ने महंगाई में इजाफे की शिकायत की थी, जबकि मौजूदा सर्वे में 98% पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता 3 माह में महंगाई में इजाफे का शिकवा किया। इस सर्वे के मुताबिक यानी महंगाई से परेशान अवाम की तादाद सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े मसले के सवाल पर सर्वे में 77% अफराद ने महंगाई को मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार दिया। 35% ने करप्शन, 25% ने बेरोजगारी, 11% ने लोड शेडिंग और 10% ने अखराजात पूरा ना होने को पाकिस्तान के अहम मसाइल में शुमार किया। इसके अलावा 61% अफराद ने मौजूदा खराब माली हालात की जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत की नाक़िस पॉलिसीज़ को करार दिया, जबकि 30% ने साबिक हुकूमतों की जानिब से कर्जे लेने को इसकी वजह करार दिया। अब इन हालात में अपोजिशन सड़कों पर निकलेगी तो क्या कोई कामयाबी होगी या पिछले साल की तरह अपोजिशन को नाकामी होगी? क्योंकि हुकूमत पर एतमाद है कि कुछ नहीं होगा, पिछले साल की तरह हुकूमत घर नहीं जाएगी, बल्कि अपोजिशन ही वापस घर जाएगी और हुकूमत के पास 2 साल से भी कम का अरसा रह गया है। IMF के प्रोग्राम की बहाली के लिए मज़ीद सख्त शराइत मानना पड़ सकती हैं, महंगाई में मज़ीद इजाफा हो सकता है। तो इस सूरत में सियासत की सिम जाती नजर आती है। हमारे साथ सीनियर साथियों तज़कियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब, सुहेल बड़ाई साहब और आसमा शराजी साहिबा मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मुजीबुर रहमान शामी साहब, सबसे पहले आपसे कि वाकई सब कुछ पिछले साल ही की तरह है, जो हुकूमत कॉन्फिडेंट है कि पिछले साल भी आई थी और ये कहा था अपोजिशन ने कि हुकूमत घर जाएगी, मगर अपोजिशन घर चली गई। इस दफ़ा भी हुकूमत अपनी जगह पर कायम रहेगी, अपोजिशन ही घर जाएगी? देखिए, पिछले साल के मुकाबले में तो हर चीज़ बदल चुकी है। अब वो सफ़ा
भी तकरीबन हट चुका है, जिस पर फरीकैन बहुत नाज करते थे या हुकूमत को बहुत नाज था। और ये जो बदएतमादी की फ़ज़ा है ये गहरी हो गई है। तो अपोजिशन मेरा ख्याल अब घर नहीं जाएगी, अपोजिशन अब सड़कों पर ही रहेगी और हुकूमत को वो घर भिजवा सके या ना भिजवा सके, हुकूमत का काम मुश्किल होता चला जाएगा। और पहले ही महंगाई बहुत है और करंट अकाउंट डेफिसिट है, IMF के प्रॉब्लम्स हैं और अब इनमें इजाफा होता चला जाएगा। और मेरा ख्याल है कि अब हर आने वाला दिन जो है वो हुकूमत के लिए एक बुरी खबर लेके आएगा और अपोजिशन के पास अब लूज करने के लिए कुछ नहीं है, उसे आगे बढ़ना है। और मेरा ख्याल वो अपने वजूद का एहसास दिलाती चली जाएगी और अब मेरा ख्याल वापसी का मामला नहीं है, अब आगे जाने का मामला है। सोहेल बड़ाई साहब, आपको लगता है कि ऑपोजिशन हुकूमत के लिए कोई ख़तरा बन सकती है या फिर अब ये अगले इलेक्शन तक मामला इसी किस्म के रहेंगे? ऑपोजिशन के लिए सब कुछ वही है पिछले साल वाला या कुछ बदल गया है इस साल, क्योंकि हुकूमत कह रही है पिछले साल की तरह ही होगा इनका हाल? जी, पिछले साल से तो तब्दीली आई है बड़ी नुमायाँ, वो ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के तल्लुकात में है, वो एक दरार पड़ गई है। और हमारे यहाँ जो तीसरी दुनिया की हुकूमतें और ख़ासकर पाकिस्तानी हुकूमत, इसका हाल यही होता है कि जैसे मुट्ठी में रेत होती है तो वो एकदम से गिरफ्त निकल जाती है। तो ये एक छोटा सा वाक़या है बज़ाहिर तो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफ का, लेकिन ऐसा लगता है कि मिट्टी से जो रेत है वो निकल गई है और हुकूमत की जो गिरफ्त है वो निज़ाम के ऊपर कमज़ोर पड़ गई है। और दूसरी तरफ जो मसाइल हैं वो भी हल होने पे नहीं आ रहे और लोगों को रोज़ बरोज़ ये यकीन आ रहा है कि शायद ये हुकूमत मसाइल का ना इदराक रखती है और ना उनको हल रखने की कुदरत रखती है। और ख़ासकर महंगाई जो है इसने हर एक शख्स को जो है मजबूर कर दिया है कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ सोचना शुरू कर दे। और बाकी बात यह है कि क्या ये हुकूमत को अपोजिशन घर भेज सकेगी? मेरा ख्याल है कि तहरीकों के ज़रिए अब घर भेजना तो मुश्किल हो गया है। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान तल्लुकात ख़राब होंगे और साथ अपोजिशन सड़कों पर होगी तो हुकूमत के लिए हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे और इसकी सर्वाइवल मुश्किल होती जाएगी। अस्मा, आपको क्या लगता है ऑपोजिशन इस वक्त सामने आई है? पहले PDM पीपल्स पार्टी के साथ थी, अब पीपल्स पार्टी अलग है, PDM की बाकी जमातें अलग हैं, NP भी निकल गई, तो आपको लगता है PDM कोई हुकूमत के लिए ख़तरा बन सकती है या पिछले साल वाला ही हाल होना है इनका? जी, आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये जो सूरत हाल इस वक्त शाज़ेब बनी हुई है, इस सूरत हाल में तो ज़ाहिर है कि अपोजिशन की जमातें पूरी तैयारी अपनी कर रही हैं, लेकिन एक बात ज़रूर जो है वो उनको सामने रखनी है कि वो बहुत तेज़ी से एक वैक्यूम जो है अवाम के और रियासती इदारों, रियासत और हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान जो है वो बढ़ रहा है। उस फासले को कम करने के लिए अपोजिशन को, PDM की जमातों को एक पेज पे आना है, क्योंकि अब जो दूसरा पेज है वो ज़ाहिर है कि मौजूद नहीं है। उसके लिए वो क्या करेंगे, क्योंकि हुकूमत की परफॉर्मेंस तो है नहीं, कारकर्दगी बिल्कुल नहीं है। IMF की शराइत आपने खुद बता दी और अगर वो शराइत आगे जाती हैं और मज़ीद, जो कि मैं नहीं कह रही, ये तज्ज़िया निगार कह रहे हैं कि 25 से 30 रुपए जो है वो इजाफा आपके पेट्रोल में और होने को होगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर आप सोच सकते हैं कि सूरत हाल कहाँ जा सकती है। तो अपोजिशन जमातें पल्स पे हाथ ज़रूर रखे हुए हैं, लेकिन उस एक एजेंडे के ऊपर अभी तक मौजूद नहीं है। उनके पास क्लैरिटी नहीं है इस वक्त भी कि किस तरह से हुकूमत को रुखसत करना है, अपने जो फ़िरोई इख्तलाफात हैं उनको कैसे ख़त्म करना है और आगे क्या बढ़ना है। ये एजेंडा मौजूद नहीं है कि आइनी तरीके से किस तरह से तब्दीली लाई जा सकती है। ये एजेंडा उनके पास मौजूद नहीं है कि उन्होंने अगर एहतजाज करना है तो कहाँ पे आके, किस लेवल के आके, किस जगह पे आके उनको सबको इकट्ठे जो है वो पार्लियामेंट के ज़रिए से या पार्लियामेंट के बाहर बात करनी है, क्योंकि एक आपको स्टैंड ऑफ ज़रूर नज़र आता है और शायद ये अगले आने वाले दिनों में जाके ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो PDM की जमातें एहतजाज करेंगी क्योंकि वो इस वक्त आवाम को देख रही हैं कि वो आवाम उनके साथ निकलेगी, और अगर वो एहतजाज करके कोई वाज़े एजेंडा आवाम को नहीं देते तो फिर ज़ाहिरी तौर पर एक मायूसी जो है उसके अंदर इजाफा होगा। शामी साहब, आपने ज़ाहिर तारीख़ देखी है पाकिस्तान की। अब जो
कहा जा रहा है कि जो इख्तलाफात हो गए, सेम पेज नहीं रहा, जो दूसरे मामलात हैं, या फिर आखिर के 2 साल हुकूमत के पास हैं, 2 साल से भी कम का अरसा, क्या ये आपको पाकिस्तान की तारीख देखते हुए नहीं मुमकिन नज़र आता कि ताल्लुकात वापस से बेहतर हो जाएं, और अगर हुकूमत के पास 2 साल हैं तो उस 2 साल में ज़रा कारकर्दगी भी बेहतर हो जाए, या फिर एक दफ़ा अगर मामलात बिगड़ गए हैं या और जो हुकूमत की कारकर्दगी है उससे उम्मीद कम नज़र आती है? देखें, ये ताल्लुकात में जो दरार पड़ती है तो फिर वो पुर नहीं होती। ये बात-ए-एतमादी एक ऐसी चीज़ है और शुकूक-व-शुबहात एक ऐसा मामला है कि इनमें इजाफा होता है, इनमें कमी नहीं होती। वो जो शायर ने कहा है कि रहमन प्रेम का धागा मत तोड़ो झटकाए, टूटे तो फिर जुड़े ना, और जुड़े तो गठ पड़ जाए। तो गांठ पड़ गई है, अब वो गांठ तो वहाँ से खुलेगी नहीं। और अब जो देखिए, ये नहीं कहा जा सकता कि हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप जितनी भी बड़ी तहरीक चला लें, जितना भी एहतजाज सड़कों पर कर लें, कोई ऐसी ताकत अपोजिशन के पास नहीं होती कि वो हुकूमत को धक्का दे दे। तो हुकूमत को तो जो धक्का देने वाले हैं वही धक्का देते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम जो हैं, उनके खिलाफ बहुत बड़ी तहरीक चली, लेकिन फिर उनको रुखसत तो फौज ने ही किया, और अयूब खान जो हैं उनको भी रुखसत तो फिर फौज ने ही किया। तो अब ये कहना कि अपोजिशन जो है हुकूमत को धड़ाम से करा देगी, ऐसा तो नहीं होगा। हुकूमत के अलाइज जो हैं वो बगावत कर दें तो और बात है, लेकिन अपोजिशन का टारगेट इस वक्त हुकूमत को मेरा ख्याल गिराना नहीं है कि नए इंतखाबात हासिल करना है। नए इंतखाबात के इनकाद पे वो जोर दे रही है, और उसके बगैर उसका काम बनेगा नहीं। तो हुकूमत चंद माह के लिए नई बनाना जो है उससे मामला पेचीदा होगा, कोई आसान रास्ता नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन अपना दबाव बढ़ाती चली जाएगी, हुकूमत डिफेंसिव पे होगी, और जिन पे उनको तकिया था वो पत्ते हवा दे रहे होंगे, अब वो गैर जानबदार होंगे, वो मदाखलत नहीं करेंगे। और यही मतलूब था। अपोजिशन ये नहीं कह रही कि कोई उसकी हमायत करे, अपोजिशन कह रही है कि कोई किसी की हमायत ना करे, बस गैर जानबदार हो जाए। तो मेरा ख्याल वो गैर जानबदारी जो है उसका हसूल यकीनी हो गया है। अब ये कोई क्यास आराई की बात नहीं है। बड़ाई साहब, ज़ाहिर जो तारीखी सवाल है मैं वो आपके सामने भी रखूँगा, और ऐसा हुआ कि दरमियान में 3 से 4 महीने का ऐसा पीरियड आया जिसमें लगने लगा कि अब हुकूमत को समझ में आ गई है कि चीज़ें कैसे ठीक करनी है, मईशत को कैसे इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ ले जाना है। उनके दावों से ऐसा लग रहा था, मगर फिर अचानक वो सूरत हाल बन गई है। सर्वेस भी बता रहे हैं कि अब अवाम का एतमाद और ज़्यादा कम हो गया है कि ये हुकूमत के जो मुआशी दावे हैं वो दुरुस्त साबित होंगे, वज़ीर आज़म के मुआशी दावे दुरुस्त साबित होंगे। 2 साल से कम का अरसा ज़रूर है, मगर आपको लगता है जो ताल्लुकात बिगड़ गए, जो दरार पड़ गई, वो पुर हो जाए और हुकूमत दोबारा परफॉर्म कर जाए, ये मुमकिन है? देखें, मैं भी बतौर एक अदना तालिब इल्म के सियासत का मुशाहिदा कर रहा हूँ, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके आज तक जितने वज़ीर आज़म रहे हैं उनको देखने का मौका मिला है। किसी वज़ीर आज़म की इस तरह से सपोर्ट फ़ौज ने नहीं की जिस तरह से कि इमरान ख़ान की है, और हत्ता के उनकी जो सियासत के अंदर जो मुश्किलात पेश आईं उसको भी हल करने में उनका रोल था। उनकी जो फ़ॉरेन पॉलिसी में, हत्ता के बाहर के मुल्कों में भी जाके डिप्लोमेसी में इमरान ख़ान की मदद की, सऊदी अरब के साथ तल्लुकात को बेहतर बनाने में मदद की, UAE के साथ तल्लुकात को बेहतर बनाने में मदद दी, अफ़गानिस्तान के मामलात को संभाला। तो बड़ा आउट ऑफ द वे गए हैं। तो मेरा ख़्याल है इसलिए अब जो इख्तलाफ राय हुआ है, ये इख्तलाफ राय जो बहुत सारी चीज़ें पहले कारपेट के नीचे दबी हुई होंगी वो निकली होंगी, तो ये इख्तलाफ राय हुआ है कि भाई इतना कुछ करने के बावजूद भी हुकूमत जो है क्या उसको इदराक है कि उसके लिए इतना कुछ किया जा रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि ये दरार अगले असल में बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट को अगले इंतखाबात से पहले गैर जानबदारी दिखानी होगी, वगरना अगले इलेक्शन के ऊपर भी सवाल पैदा होंगे। नून भी एतराज़ करेगी, पीपल्स पार्टी भी एतराज़ करेगी, और पिछले इलेक्शन पे पहले ही सवाल आता है पैदा। तो मेरा ख्याल है कि
कि इसके लिए एस्टेब्लिशमेंट का ये पहले इक़दामात हैं अपनी गैर जानिबदारी की तरफ कदम बढ़ाने में। और इंटरनेशनली भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ये चाहता है और पाकिस्तान बड़ी देर से ये तासुर दे रहा है कि हम गैर जानिबदार हैं, अफ़गानिस्तान के मामले में हम फरीक नहीं हैं, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिल के रहना चाहते हैं। और कोई अगर किसी तरफ से ये तासुर आता है कि हम किसी फरीक के साथ हैं तो उस फरीक को हटाने में भी फिर कोई देर नहीं लगाई जाती। तो ये इस तनाजुर में अगर चीज़ को समझा जाए तो मेरा ख़्याल है कि हमें ये नज़र आ रहा है कि अगले इलेक्शन गैर जानिबदारी की तरफ होंगे और इमरान ख़ान को जो साया मुयसर था जिसमें वो गहरी सांस ले सकते थे, आराम कर सकते थे, तजर्बे कर सकते थे, वो साया उन्हें अब मुयसर नहीं रहा। अब उनको धूप में ही मुकाबला करना पड़ेगा अपने फरीक का, जो कि ज़ाहिर है फरीक भी सामने निकल के आएगा और सामने मुकाबला करेगा। अस्मा, आप क्या समझती हैं तारीख को देखते हुए जो ताल्लुकात ख़राब हो गए या फिर जो कारकर्दगी है अगले 2 साल कोई बेहतरी हो सकती है या वाकई जो चीज़ें ख़राब होनी थी वो हो चुकी हैं और अब बहुत मुश्किल है? देखिए, जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान, वो समरी आ चुकी है। समरी पे दस्तखत क्यों नहीं हो रहे, वो समरी क्यों आगे नहीं जा रही, उसके ऊपर वो तनाज़ा अभी तक तनाज़ा क्यों है जिसके ऊपर तनाज़ा नहीं बनना चाहिए था। ये कोई आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट का मसला नहीं था, लेकिन वो तनाज़ा बनाया गया है हुकूमत की जानिब से, सेटल्ड इशू को अनसेटल किया गया है। तो उसके पीछे कोई ज़ाहिर है कि एक सूरत हाल बनाई गई है, क्योंकि हुकूमत ने भांप लिया है कि परफॉर्मेंस जो है वो तो हो नहीं रही इस वक्त, और सूरत हाल जो है वो उनके हक़ में नहीं है। इसलिए ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की जाए कि एक दफ़ा फिर पंचिंग बैग जो है वो इदारों को बना के तो एक सियासी शहादत टाइप जो सिचुएशन है वो क्रिएट की जाए। तो ये वो सूरत हाल है जिसकी बुनियाद के ऊपर अगर हम देखें तो अगले 2 साल के लिए अगर यही हुकूमत रहती है तो भी निज़ाम कार नहीं चल सकता, और अगर ये नहीं रहती है तो उसका ऑल्टरनेट, उसका मुतबादिल क्या है। एक बात ये भी कही जा रही है कि शायद कोई चॉइस इस वक्त मौजूद नहीं है पावरफुल हलकों के पास, और इसके साथ साथ अगर तब्दीली लाई जाती है तो उसके लिए चॉइस मौजूद नहीं है। मेरी इत्तला ऐसी नहीं है, चॉइसेस मौजूद हैं, सिर्फ ये कि क्लैरिटी के साथ और टाइम के साथ जो है वो फैसले हो सकते हैं। और वो चॉइस बनाने के लिए सियासी जमातों को अपनी जो एक पावर है वो ज़रूर पब्लिक की जो परसेप्शन है उसके मुताबिक उसको बनाना पड़ेगा, उसको आगे लेके जाना पड़ेगा। पार्लियामेंट के अंदर नंबर्स गेम है, जहांगीर तरीन साहब के स्टेटमेंट्स आपने सुने हैं, बहुत बड़ा ग्रुप जो है हम जानते हैं इस्लामाबाद के अंदर वो एक अरसे से अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो गैर मुतमईन है, और वो ये कहते दिखाई देते हैं कि हम आवाम के पास कैसे जाएंगे। ये वो सूरत हाल है जिसके अंदर जाहिर है कि उनको भी फैसला करना है, क्योंकि वो तमाम सियासी लोग हैं कि आगे जाके उनकी चॉइस क्या बनेगी और वो किस तरह से इलेक्शंस के अंदर जाएंगे। लगता है ऐसे है कि बहुत दिनों के अंदर जो है, चंद दिनों के अंदर, चंद हफ्तों के अंदर अपोजिशन को ये दोबारा से मिल के सोचना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजी क्या होगी, और एक चार्टर जो है वो खुद अपोजिशन के अंदर जो है वो बन सकता है या उसके ऊपर एग्रीमेंट हो सकता है कि आगे जाके आपने इस हुकूमत को अगर रुखसत करना है तो उसके बाद का फॉर्मूला क्या है। और शायद यही वो चीज़ें जिसके ऊपर इस वक्त बात हो रही है, इसीलिए अपोजिशन या जो दूसरी सियासी जमातें हैं वो ओपनली खुल के अपनी राय का इजहार नहीं कर रहे, वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की तरफ देख रहे हैं कि वो उनको किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर ऐसा होता है, जो कि कल से एहतजाज होगा, नज़र आ जाएगा, गैर जानिबदारी भी नज़र आएगी, बाकी चीज़ें भी नज़र आएंगी, तो फिर जाहिर है कि हुकूमत के लिए को ये फ़ैसला करना है कि उनको घर जाना है, उनको यहाँ रुकना है, उनको किस तरह से निज़ाम हुकूमत को चलाना है, जो कि इस मईशत की सूरत हाल में बहुत ही नामुमकिन नज़र आता है। इसके लिए कुछ भी वो कर लें, लेकिन जब तक मईशत ठीक नहीं होगी, जाहिर है कि सियासत और हुकूमत जो है, जो जुड़ी हुई है आपस में एक दूसरे के साथ, वो एक सही रस्ते पर नहीं आ सकती। शामिर साहब, इस सारे में ज़ाहिर अपोजिशन तासुर भी देती है, और एक जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू है वो ये बताते हैं कि जी अपोजिशन के दरमियान अभी ये बहस है कि अभी अगर एक कमज़ोरी नज़र आती है, एक दरार नज़र आती है, तो यही वक्त है कि हमें वार करना चाहिए। दूसरी सोच ये है कि नहीं जी, और टाइम मिलना चाहिए ताकि हम एक्टिव भी हों, सड़कों पर भी हों, और उसके बाद इलेक्शन हो। आपको लगता है कि अर्ली इलेक्शन का कोई ऑप्शन है, या फिर इलेक्शन 2023 में ही होंगे? अपोजिशन अपना ये पोस्चर रखेगी और 2023 के ही में ही इलेक्शन हो रहे होंगे? देखिए, अपोजिशन का जो इस वक्त हदफ है वो नए इंतखाबात हैं, और वो अपना दबाव बढ़ाएगी कि हुकूमत मजबूर हो जाए कि जल्द इंतखाबात कराने पर। अगर ऐसा नहीं होता
तो 2 साल का अरसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ये चुटकियां बजाते गुजर जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है अब उस तरह की हुकूमत बाकी नहीं रहेगी जिस तरह की हुकूमत थी। वो अब वो एक कमज़ोर विकेट पे होगी और उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा उसके पत्ते उसके पास नहीं होंगे जिनको खेल सके। और उसने जो पॉलिसियां अप्लाई हैं वो पॉलिसियां अब वो रंग लाएंगी। अपोजिशन का वो दौर ख़त्म हो चुका, जबकि आप उसको बिल्कुल तहसीक कर रहे थे, उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही थी। अब नैब जो है उसमें भी सख्त कम होती जाएगी और अदलिया जो है उससे तवक्कुआत बढ़ती चली जाएंगी। और मेरा ख्याल है कि बहैसियत मजमूई जो है एक फ़ज़ा में तब्दीली आती चली जाएगी और हुकूमत जो है उसके हाथ जो हैं वो अब खुलेंगे नहीं, वो बंधेंगे। बड़ाई साहब, आप भी समझते हैं, क्योंकि हुकूमत की तरफ से बहुत वज़रा ने कहा कि जी इलेक्शन से पहले बहुत सारे जिनके मुकदमात चल रहे हैं वो जेल में जाते नजर आएंगे। अपोजिशन ने भी कहा ये नया ऑर्डिनेंस ला इसलिए हैं कि अपोजिशन को जेल में डाला जाए कि हुकूमत वापस से ये नज़र आ रहा हो कि अपोजिशन के रहनुमा जेल में हैं और 2023 में इलेक्शन हो रहा हो, हुकूमत की पोजीशन स्ट्रांग हो। ये पॉसिबिलिटी है अपनी जगह पर, या अर्ली इलेक्शन की पॉसिबिलिटी है अपनी जगह पर? देखिए, पहला तो यह है कि क्या जो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान जो बदएतमादी पैदा हुई है, क्या ये ठीक हो जाएगी? फिर इसी तरह एक पेज पर हो जाएंगे और अगले इलेक्शन तक इसी तरह मामलात चलेंगे? फिर तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। लेकिन अगर ये बदएतमादी वाकई जेन्युइन है और ये बढ़ेगी, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी बड़े असूल के पक्के हैं, बड़े ज़िद के पक्के हैं, और दूसरी तरफ ज़ाहिर है इंस्टीट्यूशन जो है वो भी बड़ा स्ट्रांग है, तो फिर तो लड़ाई की तरफ हम जाएंगे। फिर तो वही मामला होगा जो पहले प्राइम मिनिस्टर के साथ होता रहा है। फिर तो एक महाज़ाराई है, लड़ाई है, हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा और फिर हुकूमत के 2 साल गुजरने भी मुश्किल हो जाएंगे। फिर तो अर्ली इलेक्शन के चांस नज़र आते हैं। लेकिन अगर सब कुछ ठीक हो जाए, फ़र्ज़ करें कुछ ऐसी गारंटीज़ दोनों को मिल जाएं, दोनों मामलात बिल्कुल ठीक हो जाएं और 2023 तक चले, तो फिर मामला होगा कि एस्टेब्लिशमेंट को नून लीग को कुछ गारंटीज़ देनी पड़ेंगी इलेक्शन के लिए कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री होगा, तभी नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकेंगी। वगरना उनका पार्टिसिपेट करना और उस इलेक्शन का गैर जानिबदार होना मशकूक हो जाएगा। अस्मा, आप क्या कहिएगा? आपको लगता है अर्ली इलेक्शंस हो सकते हैं या फिर हुकूमत के जो दावे हैं वो दुरुस्त साबित हो सकते हैं, हुकूमत दोबारा मजबूत हो, अपोजिशन जेलों में हो, 6-8 महीने पहले केसेस के फैसले आना शुरू हों और अपोजिशन की बहुत बड़ी क़यादत जो है वो जेलों में नज़र आ रही हो? जी देखिए, अगर वो जो नैरेटिव था एहतसाब का, जिसके ऊपर पूरी तहरीक इंसाफ की हुकूमत खड़ी थी, वो एहतसाब का नैरेटिव तो दफन हो गया जिस तरह से ये नैब ऑर्डिनेंस आया है। और ये बिल्कुल वही बात है, और जैसे वो दफन किया उन्होंने एक नया इशू खड़ा कर दिया जिसको कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की ख़राबी, यानी एक नया नैरेटिव बनाने की इस हुकूमत ने कोशिश की है। उसमें उनको कामयाबी यूँ नहीं हो सकती, क्योंकि जिन हुकूमतों की परफॉर्मेंस होती है ज़ाहिर है कि वो उस बलबूते के ऊपर ये बात कर सकते हैं और अपना मलबा किसी और पे गिरा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल बिल्कुल उलट है। जो लोग उनको लाए थे, जिनकी वजह से वो ये कहा जाता रहा कि वो उनकी वजह से आए हैं, उन्हीं के ख़िलाफ़ उन्होंने एक नॉन इशू को इशू बना के जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की है। तो अब अगर अर्ली इलेक्शन की तरफ नहीं भी जाते शाहजेब, तो ऐसा लगता है कि मामलात जो हैं और हालात वो एक बंद गली के अंदर दाखिल होते आपको दिखाई देते हैं। बार बार हम मईशत की बात करते हैं कि जिसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा आपको जो शराइत वो रखनी पड़ेंगी, वो आपको माननी पड़ेंगी। अगर आप शराइत मानते हैं तो आपको महंगाई करनी है, उसके लिए अवाम जो है वो तैयार नहीं है। और अगर आप शराइत नहीं मानते तो आपको ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो है वो एतमाद फाइनेंशियल इशूज़ के ऊपर वो हासिल नहीं हो पाएगा। तो एक बंद गली के सूरत हाल है जिसके अंदर हुकूमत जो है वो लेके आ गई है रियासत को, और वो ये चाहते हैं कि इस सूरत हाल के अंदर इदारों को अपनी मर्ज़ी से चलाया जाए। एहतसाब का एक नया अमल जो है वो शुरू किया जाए, अपने जो सियासी मुखालिफिन हैं उनको अंदर किया जाए। आपको याद होगा कि शुरू के दिनों में पहली जो फ्रंट की 2 रोज़ थी अपोजिशन की, वो खाली हो चुकी थी, इसलिए कि वो ख्वाहिश थी कि आप इनको खाली करें। तो अब क्या आप इसी तरह से हुकूमतों को और रियासतों को चलाना चाहते हैं कि सबको आप अंदर डालें, जिसके ऊपर कोई नज़र नहीं आते केसेस? किसी भी केसेस के ऊपर आप देख लें कि कोई डेवलपमेंट सामने अगर आती है आवाम को, तो आवाम को बताने में नाकाम हो गए हैं, तो वो नैरेटिव ख़त्म हो गया। तो अब इसके साथ साथ आप परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस भी नहीं दे रहे, आप महंगाई में भी कमी नहीं कर रहे। ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा कौन सा जादू का चिराग इनके हाथ में आ जाएगा कि अगर 2 साल और हुकूमत रहती है तो आवाम को जो है वो फैसिलिटेट करेगी। तो ये वो सारी चीज़ें जिसको इदारे ने भी भांप लिया है, मुख्तदर हलकों ने भी भांप लिया है कि बजाय इसके कि हम बंद गली में चले जाएं, हमें चीज़ों को नॉर्मल करना है, गैर जानिबदार करना है और सोल्यूशन की तरफ जाना है, चीज़ों को अनडू करने की तरफ जाना है। और अगर इदारे ने ये सोचा है तो जाहिर है कि उसका रिएक्शन इस्लामाबाद से आपको देखने को मिल गया है। तो अब बंद गली से बचाने के लिए मेरा ख्याल है कि सबसे अहम बात ये होगी कि किस तरह से सियासी जमातें अपनी विजडम का मुजाहरा करती हैं। इसमें ईगो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, इदारों से बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये ग्राउंड रियलिटी है कि आपको बिलाखिर मुख्तदर हलकों के साथ ही बात करना पड़ती है ताकि आप चीज़ों को बेहतरीन और बेहतर समत की तरफ जो है वो लेके जा सकें। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तस्वीर नाज़रीन आपने सुना, पाकिस्तान की एक तारीख़ है हालात के बेहतर होने की, हालात के बिगड़ने की, और उसके बाद के मामलात की, ताल्लुकात के बेहतर होने की, ताल्लुकात के बिगड़ने की, उसके बाद के मामलात की। उसी तारीख़ी पस मंज़र की रोशनी में बात हो रही थी कि मुस्तक़बिल में क्या मुमकिन तौर पर इस वक्त सियासी ऑप्शंस नज़र आते हैं। गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मुल्क में महंगाई इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अवाम की राय के मुताबिक वो उनके लिए सबसे बड़ा मसला है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए ख़ज़ाना शौकत तरीन के अमरीका में IMF के साथ प्रोग्राम की बहाली के लिए मुज़ाकरात जारी हैं, जबकि मुज़ाकरात के खात्मे से पहले ही हुकूमत बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में ₹1.39 का इजाफा कर चुकी है। इंटरनेशनल मार्केट में इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत में भी ₹10.49 का इजाफा हो चुका है। महंगाई में मज़ीद इजाफे का खदशा है। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा के मुताबिक महंगाई 12% पर जाने का खदशा है। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा और सूबाई चीफ सेक्रेटरीज़ का अहम इजलास तलब किया, और इजलास में वज़ीर आज़म ने वज़रा को अपने हलकों में मसनूई महंगाई पर नज़र रखने के लिए और साथ ही ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैर कानूनी मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का हुक्म दिया। हुकूमत कभी महंगाई की वजह सप्लाई चेन को ठहराती है, कभी कार्टेलाइजेशन को, और कभी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले माफियाज को, या फिर कभी आलमी मार्केट में बढ़ती कीमतों को। आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले शौकत तरीन ने ऐलान किया था कि 20 किलो आटे का थैला ₹1100 का मिलेगा, यानी 1 किलो आटे की कीमत ₹55 होगी। उनकी जो हमारी कॉस्ट है वो 2040 रुपये, ये 1800 रुपये के ऊपर जो हमने मिनिमम प्राइस रखी हुई है, परचेज प्राइस जो है हमारी, उसके लिहाज से 2040 रुपये। प्राइम मिनिस्टर ने उसको 1950 कर दिया। अब पंजाब ने वो रिलीज़ शुरू कर दी 1950 में, अभी KP और बलूचिस्तान भी करना शुरू कर देंगे, और सिंध ने भी हमें ये एश्योरेंस दिए कि वो भी करना शुरू हो जाए। 1100 रुपये 20 किलो के थैले की हो जाएंगी। लेकिन सब मुल्क में आटा ₹75 फ़ी किलो तक मिल रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का दावा है कि पंजाब में आटा सबसे सस्ता ₹55 फ़ी किलो दस्तियाब है, क्योंकि हुकूमत आटे पर सब्सिडी भी दे रही है और इसकी फराहमी यकीनी बना रही है। मगर क्या वाकई आवाम को ₹55 फ़ी किलो आटा मिल रहा है? क्या उसकी क्वालिटी ऐसी है कि आवाम खरीद भी रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं? पंजाब के बड़े शहरों गुजरावाला, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट और मुल्तान से आवाम की और दुकानदारों की राय दी। आटे का तो बहुत ज़्यादा बुहरान है। आटे को लेने जाएँ बाज़ार से तो मिलता ही नहीं है कहीं भी। अगर मिलता है तो यूनाइटेड स्टोर पे जाएं तो वो जनाब 55 रुपये कुंभर का आटा है, लेकिन वो बिल्कुल बकवास आटा है और वो हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। और अगर हम बाज़ार से लेते हैं तो वो उसका रेट कम से कम 75 रुपये किलो मिल रहा है हमें। आटा उस 70 से नीचे नहीं है, ऊपर ही है। अगर 50, 55, 60 में को मिलता भी है ना, वो तो जानवरों को डालने वाला हो सकता है, मतलब वो खाने के काबिल नहीं है। मतलब ये तो बिल्कुल अनफेयर बात है। सरकारी आटा मैं ख़रीदता रहा हूँ, मगर जिस कस्टमर को जाता है ना वो उठा के वापस ले आता है, फिर वो मिल को वापस नहीं जाता क्योंकि वो क्वालिटी क्लेम है। तो इस तरह कस्टमर कहता है यार वो वाला दे दो जो खाया तो जाए, कम से कम उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो फिर मजबूरी है कि दुकानदार ने फिर महंगे वाला मंगवाना है, क्योंकि कस्टमर को तो चीज़ अच्छी देनी है ना। 620 रुपये का आटा का चौड़ा मिल रहा है 10 किलो का, और 20 किलो मिल रहा है 1250 रुपये का, और कोई चीज़ भी नहीं सस्ती है। इस टाइम हर जगह महंगाई बेरोज़गारी इतनी हो गई है, कारोबार है ही नहीं। आटे का थैला हमें 1300 रुपये का मिल रहा है, सरकारी कोई भी गवर्नमेंट के रेट के 850 रुपये का थैला कोई नहीं मिल रहा है। आटा मिल रहा है 1300-1400 रुपये का थैला। हुकूमत कह रही है कि हमने सस्ता दे रहे हैं, वो ना खाने के काबिल है ना देखने के काबिल है। फी किलो जी ले रहा है, कोई 65 दे रहा है, कोई 70 दे रहा है, कोई 80 रुपये किलो दे रहा है। हुकूमत के दावे बिल्कुल बेकार है, कोई इसमें अमल दरामद नहीं हो रहा, किसी जगह से नहीं मिलता। वो कहते हैं जाके हुकूमत से ले लें।
इमरान खान साहब से ले लें, जब वज़ीर आला पंजाब से ले ले जाके, हमें वारा नहीं खाता जी, हम नहीं दे सकते आपको 55 रुपये किलो, हम आपको 65-70 रुपये किलो से कम नहीं दे सकते। आटा तो हम जो 70 में 80 में और 80 रुपए करीब में लिख रहा है कि जो 20 किलो का तोड़ा है वो 1500 रुपए में हमें मिल रहा है। और ये महंगाई का इतना तूफान है, लोगों के घर के बजट बनाना मुश्किल हो चुका है। ये तो लतीफे हैं जो गवर्नमेंट कर रही है, इतने इतने बड़े साइन बोर्ड लगा दिए हैं, आटे की कीमत कुछ लिखी हुई है लेकिन ओपन मार्केट में वो हमें मिल नहीं रहा। आटा 80 रुपीज़ का है, चक्की का कह लें आप, ठीक है, तकरीबन 2.5 साल पहले इसका 40 रुपीज़ रेट था यार इसका, अब सिर्फ 2.5 सालों में देखें इसका रेट डबल हो गया। आटा तकरीबन 70-75 रुपये आटा मिल भी नहीं रहा, और जो देता है वो अपनी मर्जी का रेट देता है। आप मेरे साथ मार्केट में चले जाएं, 70-80 आटा बिक रहा है, अगर ना बिके तो जो सजा चोर को वो मुझे आप दे दें। इतनी महंगाई हो गई है, जिंदगी में कभी नहीं देखी। जो आटा 55 रुपये किलो मिल रहा है वो खाने वाला कौन सा है, उसमें अब ये देखना वो आटा तो घर में से पकता ही नहीं है। 55 रुपये किलो आटा, वो रोटी पकती तो खाई नहीं जाती, बिल्कुल ऐसा जैसे गाय भैंसों को डालने वाला चारा होता है उस तरह से आटा है, वो काली स्याह हो जाती, 5 मिनट रख दो रोटी तो। महंगा आटा जो है वो कुछ अच्छा है, वो खाया जाता है, खाने के काबिल नहीं है। ऐसा है कि उसके अंदर से आधी से ज़्यादा तो भूसी निकल रही है। गवर्नमेंट वाला आटा जो है वैसे आटा मिल रहा है हमें, 15 किलो वाला थैला मिल रहा है 950 का, गवर्नमेंट दे रही है 10 किलो वाला थैला 540 रुपये का, लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि उसको इस्तेमाल किया जाए। यूटिलिटी स्टोर पे तो बिल्कुल फारिग आटा, खाने के काबिल नहीं है, उसमें थोड़ी देर जो है ना गूंद के रखो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, क्या जो है ना ये आटा दे रही हैं। 55 रुपये किलो आटा है ही नहीं यहाँ पे, वो आटा जो है वो जानवर भी नहीं खाते, वो इंसान कैसे खाएंगे, वो इस लायक ही नहीं है। सिंध में भी आवाम को सस्ता आटा दस्तियाब नहीं है। कराची और सखर से आवाम की राय दी। गेहूँ में आटा लेने के लिए सही है, मुझे 750-800 रुपये की जो है ना 10 किलो की बोरी मिली है, और 10 किलो पहले मैं 400 रुपये में लाता था, 380 में लाता था, अभी मैं 800 रुपये में लेकर आ रहा हूँ। आटा जो है हम लोग 300 का 10 किलो लेते थे, अभी 700-800 रुपये किलो 10 किलो मिल रहा है। आटे का देख ले 80 रुपये किलो हो गया, आज मैं अपने घर के लिए आटा लेकर आया हूँ तो 80 रुपये किलो हो गया। महंगाई कहाँ से गई, हमारे सर पाँव तोड़ दिए, हमारा तो तेल निकाल दिया महंगाई के दौर के अंदर। आटा ये 1600 रुपये का तो 20 किलो आटा, जो 700-750 रुपये किलो हो गया। ये आटा जो था 300 रुपये, 300-350 जो चोरों के दौर पे था। अब ये माशाल्लाह ईमानदार आदमी आया, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि महंगाई को मैं कंट्रोल कर लूँगा, मगर कब तक करेगा कंट्रोल, जब आप हालात देख रहे हैं, गरीब आदमी पिस रहा है, गरीब आदमी के पास एक टाइम का खाने के पैसे नहीं है, और शाम एक टाइम का खाना खाते हैं, दूसरे टाइम का खाना वो नहीं खा सकते, वो खुदकुशियाँ कर लें। हमारी गुजारिश है ये इस इमरान खान साहब से, ये घबराने वाली बात को ये जारी न रखें, ये कोई अमली इक़दार काम अमली करें कि गरीब आदमी को रिलीफ मिले। आटा भी महंगा हो गया है, आटा चलता था पहले 35 रुपये किलो, अभी जो है 70 रुपये किलो हो गया है, हर चीज़ महंगाई हो गई है। पहले तो 40 रुपये 50 रुपये किलो आटा मिलता था, अब ये तकरीबन 75-80 रुपये किलो हो गया है। आटे का रेट पहले 50-40 चल रहा था, अब 70 रुपये रेट हो गया आटे का। आटा पहले 40 रुपये किलो था, अब आजकल 65 रुपये किलो चल रहा है, 65 से भी 70 पहुँच रहा है। अभी 5 किलो आटा लेने जाते हैं तो 350 रुपये का आता है। पेशावर की आवाम भी महंगाई से परेशान है, वहाँ की सूरत हाल देखिए। ये आटा भाई अभी महंगा हो गया है बहुत, किलो 80 रुपये बिक रहे हैं, पहले 50-60 रुपये का 40 रुपये का किलो आटा था, अभी 80 रुपये किलो है। एक दिहाड़ी मारे और 500 रुपया दिहाड़ी ले रहे हैं, तो किधर से खाएगा भाई। आटा आजकल चल रहा किलो 80 रुपये किलो जा रहा है, ठीक है। पहले जो 60 रुपये की तकरीबन महीना पहले, अब 80-90 रुपये की किलो आटा। और कोयटा के आवाम क्या कहते हैं देखिए। आटा जो है 80 रुपये है, तो बहुत महंगा हो गया है, गरीब क्या अभी क्या लिए। आटा जो 80 रुपये की है, महंगाई दिन पर दिन ज़्यादा हो रही है और गरीब जो है दर पदर हो रहा है। आटा जो है अभी आजकल बस्तान 80 रुपये चल रहा है, महंगाई दिन पर दिन ज़्यादा हो रहा है और गरीब आवाम का जो घर का चूल्हा वो बुझ रहा है। आटे का 80 रुपये का किलो चल रहा है, बहुत महंगाई बढ़ गई है भाई। महंगाई इस वक्त आवाम के लिए सबसे बड़ा मसला है। हुकूमत जो दावा करती है उस पर भी अमल दरामद नहीं करा पाती है, जिसकी वजह से अवाम परेशान नज़र आ रहे हैं। और मीशत का जो इस वक्त अहवाल है उसके हवाले से सवाल उठ रहे हैं। स्टेट बैंक ने आज आदाद-ओ-शुमार भी जारी किए हैं जो कि करंट अकाउंट खसारे के हैं। सितंबर में करंट अकाउंट खसारे में अगस्त के मुकाबले में कमी आई है। अगस्त में करंट अकाउंट खसारा 1.47 अरब डॉलर था, सितंबर में करंट अकाउंट खसारा 1.11 अरब डॉलर रहा। माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ बोलते। मोहम्मद सुहेल साहब बहुत शुक्रिया। अगर हम देखें तो अगस्त के मुकाबले में सितंबर में करंट अकाउंट खसारे में कमी है, मगर अगर स्पेस से जाता है क्योंकि 3 माह में 3.4 अरब डॉलर है तो हुकूमत का 8 से 9 अरब डॉलर का टारगेट नहीं पूरा हो पाएगा, 12-13 अरब डॉलर पर जा सकता है। बट आपको लगता है कि जो कुछ टाइटनिंग हुकूमत करना चाहती है, रुपया भी गिर रहा है, करंट अकाउंट खसारा टारगेट के अंदर आ सकता है, मामला बेहतर हो सकते हैं?
लेकिन जो नंबर है ये तो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है, तवक्कुआत यही थी क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नंबर रिलीज हो चुके हैं, रेमिटेंस के और दूसरे नंबर्स भी आ गए हैं, तो अंदाज़ा लगाना आसान था कि ये $1.25 बिलियन के करीब होगा। मगर के मुताबिक मगर सस्टेनेबल नहीं है, और अगर इस तरह चलता रहा तो अगर आप देखें 3.4 को एडजस्ट करें, एनुलाइज करें तो $14 बिलियन बनता है, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो हालात हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के और जो डेट रीपेमेंट्स करनी है उसके हिसाब से तो ये बहुत ही ज़्यादा नंबर है। सेंट्रल बैंक जो है $8-9 बिलियन फोरकास्ट कर रहा था, तो मेरे ख्याल में कोशिश अभी हुकूमत को ये करनी चाहिए कि इसको कर्टेल किया जाए 10 से $12 बिलियन के बीच में, अदरवाइज ये रिजर्व पे और करेंसी पे प्रेशर फिर बढ़ सकता है। और साहब ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मुतज़ाद इतलात आ रही थी, बट अब IMF की तरफ से भी हुकूमत की तरफ से भी अब ये नज़र आ रहा है कि जो मुज़ाकरात हैं वो मस्बत सिमत में जा रहे हैं और मुमकिन तौर पर पाकिस्तान का अग्रीमेंट हो जाएगा। तो ये समझा जाए कि जो सख्त शराइत थी, बिजली की कीमतों में इजाफा, वो सब हो गया, मगर कुछ सख्त और शराइत पाकिस्तान मानेगा, और ये बेहतर है कि IMF के प्रोग्राम में रहे और उनकी शराइत माने, ना कि प्रोग्राम से निकला जाए। नहीं, मानना पड़ेगा। आई थिंक सख्त कंडीशन या जो भी कंडीशन है वो एमिकेबली मान लेनी चाहिए, क्योंकि अगर या तो IMF के ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं तो वो तो बहुत ही डेंजरस होगा, और अगर IMF के प्रोग्राम में ताख़ीर होती है यानी ये रिव्यू कंप्लीट नहीं हो पाता, फिर भी बहुत बड़ा रिस्क होगा। बज़ाहिर लग यही रहा है कि जितनी तवक्कुआत शायद शौकत तरीन साहब को थी कि वो फ्लेक्सिबल होगा, और जो कंडीशन उनके जहन में थी, बज़ाहिर लग रहा है कि वो कंडीशन सख्त हैं। ना सिर्फ वो सख्त हैं बल्कि वो शायद चाहेंगे कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जो IMF की मीटिंग हो उससे पहले कुछ इक़दामात लिए जाएं। तो अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो भी गए तो अगले 8-10 दिन में हम देखेंगे कि मज़ीद फिस्कल और मॉनिटरी स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि ये जो इम्पोर्ट है या जो करंट अकाउंट है उसको कर्टेल किया जाए। मगर अमेरिका जाने के बाद भी शौकत तरीन साहब ने कहा कि 5% का जो ग्रोथ टारगेट है वो हम अचीव करेंगे, मगर अगर IMF की सख्त कंडीशंस होती हैं, महंगाई का कहा जा रहा है कि 12% पर जा सकती है, इंटरेस्ट रेट्स पर पहले ही प्रेशर है, इंपोर्ट्स कम करना भी हुकूमत चाहती है, तो अगर ये टाइटनिंग होती है उसके बाद आपको लगता है 5% पाकिस्तान ग्रो कर पाएगा इस साल में? नहीं, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ होगा। ऑल्दो हम तो जब बजट था जब भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5% नहीं होगी, 4% होगी, तो ये ग्रोथ मेरे ख्याल में 3 से 4% या 3.5 से 4% भी अगर मेंटेन रह जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और आपकी इतला के लिए मैं बता दूं कि इंटरेस्ट रेट तो वैसे ही बढ़ गए हैं। अगर सेंट्रल बैंक ने सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाए हैं, मगर आप मनी मार्केट में देखें तो काइबोर और टी बिल रेट और PIB तो 1-1.5% बढ़ गया है। 10 साल का बॉन्ड जो है वो 11% तक चला गया है। तो जो मार्केट कंडीशंस हैं वो यही समझ रही हैं कि मजीद फिस्कल टाइटनिंग होगी, मजीद मॉनिटरी टाइटनिंग होगी और हुकूमत को मजीद इक़दाम उठाने पड़ेंगे। वैसे मगर इस वक्त जो मार्केट में क्या सेंटिमेंट है, मार्केट्स में इस वक्त एक जो स्टेबिलिटी का और ग्रोथ का सेंटिमेंट आया था वो बरकरार है या वो अब ज़रा मनफी हो गया है? देखिए, अगर मार्केट्स का आप तजिया करें तो सेंटिमेंट्स चेंज हो चुका है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या मनी मार्केट हो या करेंसी मार्केट हो, और लोगों ने रियलाइज़ कर लिया है कि 3 महीने में डिमांड इतनी बढ़ गई और 3 महीने में जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस है जो हुकूमत के कंट्रोल से बाहर है वो इतनी बढ़ गई हैं कि इसको सस्टेन करना मुश्किल नहीं है। शायद ये भारत और बांग्लादेश तो सस्टेन कर ले क्योंकि वहाँ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं, मगर हमारे पास जब 3 महीने का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो और 12 से 15 बिलियन डॉलर का सालाना डॉलर रीपेमेंट हो, तो फिर थोड़ी सी ग्रोथ या थोड़ा सा इंटरनेशनल ऑयल प्राइस और कमोडिटी प्राइस का बढ़ जाना, ये सारे जो है पॉलिसी मेजर्स को इफेक्ट कर देता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।